मैं डॉक्टर थी, घर वालों ने इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया और मैंने अपनी ट्रांसफ़र पहाड़ी इलाके में करा ली और जिस अस्पताल में थी वहाँ के बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। मुझे जिन्नात पर यकीन ना था और मुझे डर भी ना लगता था। फिर रात की ड्यूटी लगी। एक रात मुर्दा खाने से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी और भागकर जैसे ही वहाँ गई तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा निगत अपने रूम में बैठी रो रही थी। आज उसको उसके वालिदैन की बहुत याद आ रही थी। आज उसकी सालगिरह थी और भाई भाभी ने उसे झूठे मुंह विश भी नहीं किया था। वो रोते हुए अपने वालिदैन को याद करने लगी थी कि आप मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए हैं। वो अब किसके सहारे जिएगी, किसी को इसकी खुशी या गम से कोई सरोकार नहीं है। वो रोते हुए गुजारा हुआ वक्त याद करने लगी जब उसके वालिदैन जिंदा थे। 3 माह पहले उसके वालिदैन इसकी सालगिरह की तैयारियां शुरू कर देते, इसकी अपनी फरमाइश के मुताबिक इसे गिफ्ट देते। वो खुद बताती कि उसे कौन से बड़े होटल में अपनी सालगिरह करनी है। सारी डेकोरेशन वो अपनी मर्जी से करवाती। उसके वालिदैन एक बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे। वो सोने का चम्मच लेकर दुनिया में पैदा हुई थी। इससे पहले 2 भाई थे जो कि फौत हो गए थे। इसके बाद उसका एक भाई पैदा हुआ। दादी को पोते का बहुत शौक था, जबकि उसे और निगत के दादा को बेटी का बेहद शौक था। निगत के बाप ने बेटे की भी खुशी मनाई, मगर जब 2 साल के बाद निगत पैदा हुई तो निगत के बाप ने इतनी खुशी मनाई कि पूरे अस्पताल में सबको मिठाई तकसीम की गई। निगत के बाप ने पूरे खानदान को एक ग्रैंड पार्टी दी जो अरसे तक लोगों को याद रही। जो वो बड़ी होती गई, दादा और बाप का लाड प्यार इंतहा को छूने लगा। निगत की दादी पोते पर जान छिड़कती, निगत को ज्यादा ना पूछती कि ये तो पराया माल है, दूसरों के घर चली जाएगी। निगत की माँ बहुत अच्छी रहमदिल औरत थी। वो गरीबों की बहुत हमदर्द थी, मुलाजिम से भी नरमी से पेश आती और इनकी मदद भी किया करती। वो निगत को भी ऐसी ही तालीम देती, जबकि बाप दादा उसके बरअक्स थे। वो तो घर के मुलाजमों से फालतू बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। ऐसे ही वो पोते को सिखा रहे थे, जबकि निगत अपनी माँ की तरह दिल में रहम का जज्बा और खौफे खुदा रखती थी। निगत की माँ की बेटे पर तो ना चलती थी, क्योंकि वो अपनी दादी का बहुत लाडला था। वो इसके बिगड़ेपन पर भी फख्र करती थी कि अमीरों के बच्चे और गरीबों के बच्चे में यही तो फर्क है। दादी का कहना था, जब अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है तो इससे फायदा क्यों न उठाएं। बच्चों को गरीबों के बच्चों की तरह पैसे के लिए तरसाते रहे। वो अपने पास उसे खुली जेब खर्ची देती थी। निगत की माँ आकर टोकती तो उसे झिड़क कर कहती कि बहू, तुम हालांकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हो, पर तुम्हारे अंदर अमीरों वाली कोई बात नजर नहीं आती। तुम्हें बचपन से ना जानती होती तो समझती कि शायद तुम नई नई अमीर हुई हो, तो तुम्हें अमीरों वाले तरीके नहीं आते। मगर हैरत होती है, तुम्हारी तरबियत पर ऐसे की गई है जैसे किसी गरीब लड़की को बचत के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, दूसरों से रहम दिली का सलूक सिखाया जाता है। निगत की दादी कहती, मैं इतनी बूढ़ी होकर भी अभी तक जेवर कपड़े की शौकीन हूँ और एक तुम हो के किसी चीज का शौक ही नहीं रखती हो। अरे अल्लाह ताला ने जब इतना दिया है तो ऐश करो। निगत की माँ जवाब देती, अम्मी अपनी जरूरत से बढ़कर सामान जमा करेंगे तो इसके बारे में पूछा जाएगा और वो सारा फालतू सर पर उठाकर खड़ा होना पड़ेगा। निगत माँ की नसीहत सुनती तो उसको अपनी आखिरत की फिक्र लग जाती, मगर फिर दादा बाप उसे इतना इग्नोर करते वो मजबूर हो जाती। निगत को स्कूल कॉलेज सुबह उसके वालिद खुद छोड़कर आते कि मैं बेटी के बारे में रिस्क नहीं ले सकता। वापसी पर उसकी अम्मी के साथ बूढ़ा खानदानी ड्राइवर साथ जाता। निगत के वालिद उसे ड्राइविंग नहीं सीखने देते थे, मार्केट अकेले कभी ना जाने देते। उसकी अम्मी को सख्ती से हदायत की थी कि साथ जाना है। निगत अपनी माँ की तरह सादा फितरत लड़की थी। वो पॉलर अपनी माँ की तरह जाने की शौकीन ना थी, मगर दादी हफ्ते में 2 बार जाती और उसे भी जबरदस्ती साथ लेकर जाती। निगत को जबरदस्ती दादी मजबूर करती तो उसे भी मजबूरन कुछ ना कुछ करवाना पड़ता। निगत की माँ भी एक खुशहाल घराने से थी। निगत की नानी बहुत नेक और परहेजगार थी। निगत की माँ की शादी जब निगत के बाप से हुई तो सास बहुत मॉडर्न ख्यालात की थी। उसकी सास के आगे ना चलती, वैसे उसे सास कुछ ना कहती, मगर उसकी सादगी से उसे मसला रहता। सास उसे पेंटू कहकर मजाक उड़ाती। निगत की माँ एक कान से सुनते ही दूसरे से उड़ा देती। उसने खुद को नहीं बदला। निगत की माँ ने शौहर को साफ अल्फाज में कह दिया कि आपकी अम्मी जो मर्जी करें, मगर मुझे इन फजूल फैशन के लिए मजबूर ना करें। शौहर ने कहा कि मुझे तुमसे या तुम्हारे तौर अतवार से कोई मसला नहीं है, तुम्हारी सादगी ही मुझे पसंद आई थी। निगत की माँ का बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, इसलिए इस पर सास जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। दादी पोते पर जान छिड़कती थी और पोती को इतनी लिफ्ट नहीं कराती थी। ज्यों ज्यों निगत बड़ी होती गई वो बहुत खूबसूरत सी बच्ची लगती। हर कोई इससे प्यार करता। वो बातें भी बहुत प्यार और समझदारी की करती। दादी का भी दिल पिघल गया और दादी ने उससे दोस्ती बना ली। अब वो हर जगह उसे साथ ले जाती। निगत को माँ सादगी अपनाने का कहती और दादी मॉडर्न बनने का। आखिरकार बुजुर्गी की अहमियत की वजह से जीत जाती। वो इनके सास के रुतबे की वजह से हार मान लेती, लेकिन खुफिया
खुफिया उसके कानों में अच्छी बातें डालती रहती। निगत पढ़ाई में बहुत अच्छी पोजीशन लेती थी। भाई भी ज़हीन था। निगत के बाप को जब भी फुर्सत मिलती वो बच्चों की पढ़ाई की जांच पड़ताल जरूर करता, अच्छे से अच्छा टीचर घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाता, फिर इन पर नजर भी रखता। इसकी जिंदगी बहुत मसरूफ थी मगर अपनी फैमिली के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए वक्त जरूर निकालता। वो कहता कि इतनी दौलत कमाने में मगन रहूं और अपनी फैमिली के साथ जिंदगी इंजॉय ना करूं, इनको अपने सामने बड़ा होते ना देखूं तो क्या फायदा। वो अक्सर स्कूल में चक्कर लगाते रहते और अपनी बीवी को भी स्कूल हर हफ्ते भेजते ताकि बच्चों की सरगर्मियों की खबर रहे। वो कहते कि जो वालिदैन टीचर के पास जाकर उनके बारे में पूछते हैं तो टीचर भी फिर इन बच्चों पर खास तवज्जो देते हैं। निगत की माँ इतना जानती थी कि सब टीचर उसे पहचानने लगी थी। निगत की माँ का इखलाक भी अच्छा और बहुत आला पर्सनैलिटी की मालिक थी। टीचर से मिलकर खुश होती। निगत की माँ को सास कहती अपनी जैसी मॉडर्न बूढ़ियों से उसे मिलवाते हुए शर्म आती है क्योंकि इनकी सास बहुत मॉडर्न लिबास में मलबूस होती थी। मगर निगत की माँ के सारे खानदान में इज्जत थी, सब उसकी तारीफ करते। निगत की दादी कभी हैरत से सोचती कि इनकी अपनी सहेलियां भी निगत की माँ की तारीफ करती थी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो ऐसी बहू मिली है। निगत ने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। माँ ने बहुत तारीफ की और हौसला बढ़ाया। दादी ने क़यामत मचा दी कि हमें किस चीज की कमी है कि बच्ची को अब डॉक्टर बनाएं और इस पेशे में दिन रात लोगों की एक आया की तरह खिदमत करनी पड़े। हर वक्त चीर फाड़ करती रहे। डॉक्टर में और कसाई में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। निगत के बाप ने भी बहुत एहतजाज किया मगर इस बार निगत की माँ सबके आगे डट गई कि वो बेटी की ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगी। वो एक मुकद्दस पेशे को अपनाना चाहती है, दुख इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। जब निगत के बाप ने देखा कि वो दोनों माँ बेटी अब पीछे नहीं हट रही हैं तो उन्होंने कुछ शर्त रख दी कि अगर ये शर्त मानोगी तो तब तुम्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगा। उन्होंने पूछा कि क्या शर्त है। निगत के बाप ने कहा कि डॉक्टरी करने के बाद कोई नौकरी नहीं करूंगी, इसको अगर बहुत शौक हुआ तो मैं इसके लिए एक शानदार अस्पताल बनवा दूंगा जहाँ ये सिर्फ चक्कर वगैरह लगाया करेगी, वहाँ खुद कोई काम नहीं करेगी। निगत और इसकी माँ ने सारी शर्तें मान ली। बाप निगत को छोड़ने खुद जाता, कभी उसे मुल्क से बाहर बिजनेस की वजह से जाना हो तो हमेशा बीवी और बेटी को साथ लेकर जाता। अगर कभी बेटी की शादी की बात आती तो निगत का बाप तड़प कर बीवी से कहता, ऊपर खुदा है नीचे मेरी बेटी, दुनिया इधर से उधर हो जाए तो कभी अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं करूंगा, इसकी शादी नहीं करूंगा, ये मेरे अपने जिगर का टुकड़ा है, दूसरों को कैसे दे दूं, न जाने वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। निगत की माँ गुस्से से कहती, क्यों इसकी शादी नहीं करेंगे, अब आप भी तो किसी की बेटी लेकर आए हैं ना, मैं भी तो किसी की बेटी हूं ना। तब भी वो यही कहता, मैं तो अपनी जिंदगी में इसकी शादी करने वाला नहीं हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। निगत इनकी बहस बड़े शौक से सुनती और अपने बाप के गले में बाहें डालकर कहती, पापा मैं कभी शादी नहीं करूंगी और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं खुद भी भला आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ। माँ गुस्से से वहां से चली जाती। निगत के दादा की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, वो अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। निगत के वालिद घर में ही डॉक्टर को बुलाकर दिखा रहे थे मगर इनकी तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मुलाजिम ने आकर बताया वो बेहोश हो गए हैं। फौरन निगत के बाप ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। निगत रोने लगी। बाप निगत को गले लगाकर तसल्ली देने लगा। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो काफी देर डॉक्टर्स ने उनकी जांच पड़ताल करते रहे मगर वो मर चुके थे। निगत की जिंदगी का ये पहला अलमिया था। निगत की बुरी हालत थी। बाप ने उसे बहुत ज्यादा वक्त दिया। अपने हाथों से खिलाता पिलाता निगत की माँ ने निगत को डांटते हुए कहा कि तुम अपने नाज नखरे बाप से उठवा रही हो। क्या तुमने सोचा है कि इन्होंने भी अपना सगा बाप खोया है? तुम्हें इनकी दिलजोई करनी चाहिए, इनको जबरदस्ती खाना पिलाना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। मैं जबरदस्ती इनको थोड़ा बहुत खिलाती पिलाती हूँ मगर इन्हें अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। निगत का बाप अपनी बीवी और बेटी के साथ बेटे की दिलजोई के लिए इन्हें घुमाने फिराने ले गया। निगत ने खूब शॉपिंग की। माँ के एहसास दिलाने पर निगत को एहसास हो चुका था कि बाप का ख्याल भी रखना चाहिए। निगत ने नोट किया कि उसके वालिद कमजोर हो गए हैं, उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। निगत ने दिल में सोचा कि वो डॉक्टर अंकल को जाकर बताएगी कि पापा के मुकम्मल टेस्ट करें। वो खा पी भी कम रहे थे, चलने में भी सुस्ती कर रहे थे। निगत की डॉक्टरी की डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी, हाउ चो भी हो चुका था। इसके वालिद ने कहा था कि वो उसे बड़े पैमाने पर मनाएंगे मगर दादा की फौतगी की वजह से सब कुछ फीका पड़ गया। निगत का भाई भी तालीम मुकम्मल करने के बाद बाप का बिजनेस संभालने लगा था। घर में इसकी शादी के चर्चे होने लगे थे। दादी उसे हमेशा कहती कि मैं तेरी शादी किसी हाई सोसाइटी की किसी मॉडर्न फैमिली में करूंगी, वरना तेरी माँ ने अपनी जैसी पेंडू से करवा देनी है, फिर सारी जिंदगी किसी से मिलवाते हुए भी शर्मिंदगी और बच्चे भी पेंडू। अगर मैं ना होती तू भी पेंडू बना हुआ होता। दादी ने निगत के भाई की मंगनी अपनी मॉडर्न दोस्त की मॉडर्न पोती से करवा दी और उनका खुफिया निकाह भी करवा कर वो घर ले आया। निगत
अपने बाप के मुकम्मल टेस्ट करवा रही थी। जब बेटा बीवी को घर ले आया तो बाप के साथ माँ भी हैरान रह गई, मगर दादी ने इनको अच्छी तरह वेलकम किया कि वो इस घर की इज्जत है। दादी ने लड़की वालों को बुलाया, दोनों ने नाराज होने का ड्रामा किया, लेकिन असल में वो दादी के साथ इसकी शादी कराने में मिले हुए थे। दादी ने हुक्म दे दिया कि अब जो होना था हो चुका, इसका भी इस घर पर इतना ही हक है। दादी ने वलीमे का ऐलान कर दिया। एक दिन बाद होटल में वलीमा कर दिया गया और सारे खानदान को बुलाया गया। सब दुल्हन के बेहुदा फैशन पर बातें बना रहे थे। निगत भी पूछी बुझी सी थी। उसने भाई की शादी के कई ख्वाब देख रखे थे। हर वक्त लड़कियां नोट करती रहती और अपनी माँ से मशवरा करती रहती, मगर खानदान भर में इनको कोई पसंद न आई। निगत की माँ को सब मुबारक देने के साथ बहू पर तनकीद भी कर रहे थे और वो उदासी से मुस्कुरा देती। निगत का भाई वलीमे के अगले दिन दादी के कहने पर हनीमून पर बाहर मुल्क जा रहे थे। निगत ने भाई से कहा कि कल पापा की रिपोर्ट्स आनी है, तुम कुछ दिन रुक जाओ, पापा बीमार है। इसकी बीवी गरज कर बोली, क्या हो गया है? हल्की फुल्की तबीयत खराब है, हम डॉक्टर थोड़ी हैं जो इनका इलाज करेंगे, वो ठीक तो डॉक्टर से होंगे, हम कौन सा हमेशा के लिए चाह रहे हैं। निगत का भाई उसे डांटने लगा और बेगम को कहा कि चलो फ्लाइट मिस हो जाएगी, देर हो रही है। वो खामोशी से बीवी के पीछे चल पड़ा। बाप की जब रिपोर्ट आई तो कैंसर के आखिरी स्टेज थी। निगत रिपोर्ट पढ़कर बेहोश हो गई। निगत के बाप को डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए बता दिया था कि ये मसला हो सकता है। ये सुनकर वो झट बोला कि मेरी बेटी का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था कि ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि क्या होगा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। माँ बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई। खुद माँ की हालत भी खराब थी, मगर वो उसे समझा रही थी कि तुम पापा को हौसला दो। वो अपने बाप के गले लगकर फूट फूट कर रोती। माँ और दादी भी रो रही थी। बेटे का उस वक्त इत्तेफाक से फोन आ गया। जब उसने सुना तो बोला, हम आज ही निकल रहे हैं, इनके आने में अभी 3 दिन बाकी थे। बीवी वो 3 दिन भी उधर रहना चाहती थी, फिर दादी के बुलाने पर उसे आना पड़ा। पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको इलाज के लिए बाहर मुल्क लेकर जाऊंगी। काफी दिन निगत गुमसुम फिरती रही, अपने पापा को वक्त पर दवाई देती, इनको परहेजी खाने अपने हाथों से खिलाती, इनके साथ लॉन में खेलती, हर तरह से वो बाप का दिल बहलाती। भाई ने बाप की हदायत पर ऑफिस के सारे काम समझ लिए थे कि किसको कब पेमेंट करनी है, किसको कब देनी है। इस काम में उसकी बीवी भी उसकी मदद कर रही थी। वो भी साथ ऑफिस जाती और उससे ज्यादा इसकी बीवी ने मामला संभाल लिए थे। निगत रोती तो उसके पापा उसे तसल्ली देते कि मेरी शहजादी तुम अपना ख्याल भी खुद रखने की आदत डालो। फिर दोनों रोने लगे। बाप की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, कहते थे कि मैं आखिरी वक्त अपने घर में गुजारना चाहता हूँ। निगत की दादी भी उदास थी, मगर फिर भी वो अपने वक्त पर खाती पीती, सारे काम उसे रूटीन में करती। बेटे का आकर खड़े खड़े हाल हवाल पूछती और अपने कमरे में जाकर अपनी रूटीन के मुताबिक टीवी देखने लग जाती। मुलाजिम बातें बनाते कि कैसी माँ है, बेटे की फिक्र ही नहीं है। निगत भी दादी के रवैये पर हैरान होती। निगत की माँ शौहर के सदके खैरात देने में मसरूफ रहती, दुआएं पढ़ पढ़ के पानी दम करती और उनको हर वक्त पिलाती रहती। रो रो कर नमाज में शौहर के लिए दुआएं करती। जब भी पास बैठती उसके आंसू न थमते। कभी बेटी को नसीहतें करती कि मेरे बाद ऐसे करना वैसे करना, हौसले में रहना, अपने आप को खुद ही सहारा देना, अब तुमने खुद अपने आप को संभालना है और अपना सहारा खुद बनना है। अल्लाह ताला के सिवा अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं। भाई भी अब शादीशुदा हो गया है, दादी भी अब बूढ़ी है, इनकी भी देखभाल अब तुमने करनी है। वो उकताए हुए लहजे में कहती, माँ आप हर वक्त क्यों ऐसी बातें करती रहती हैं, आप है ना मेरे साथ, फिर मुझे किसी की क्या जरूरत है। भला वो नजरें झुकाकर बोली, मैं भी क्या पता तुम्हारे साथ ना रहूं। निगत ने घूर कर उन्हें देखा और गले लगाकर चूमते हुए कहा कि अल्लाह ना करे सारा खानदान निगत के बाप को देखने आ रहा था। निगत का बाप सबको शिकायत लगाता कि मेरी बीवी पागल हो रही है, इसको कोई समझाए कि ये बीमार पड़ गई तो हम सबका क्या होगा। अपना ख्याल भी रखा करे, कुछ आराम भी कर लिया करे। वो कहती आराम का वक्त नहीं है। निगत की माँ ने एक पैकेट उसको दिखाते हुए कहा कि इसे मैं तुम्हारे तकिए में डाल रही हूँ, किसी को बताना मत। वो लापरवाही से बोली, ओके अम्मी। रात से सुबह हो गई, वो उठी ही नहीं। मुलाजमा ने बताया कि बेगम साहिबा बेहोश लग रही हैं। बेटे ने डॉक्टर को फोन किया और साथ ही एम्बुलेंस मंगवा ली। निगत रो रो कर माँ को झंझोड़ रही थी। अफरा तफरी मच गई थी। डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये 2 घंटे पहले फौत हो चुकी हैं, फिर भी आप इन्हें अस्पताल ले जाकर कंफर्म कर लें। जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने अच्छी तरह चेक करने के बाद उनको मुर्दा करार दे दिया। निगत बार बार बेहोश हो रही थी। रिश्तेदार और उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। निगत के बाप की हालत खराब हो रही थी। उसे अस्पताल ले गए। अभी बीवी का जनाजा पड़ा हुआ था कि वो भी इस दुनिया को छोड़ गया। एक साथ 2 जनाजे पड़े हुए थे। निगत रो रो कर कभी बाप की चारपाई पर जाकर रोती, कभी माँ की। वो भाई के गले लगी, वो भी रो रहा था। दादी कुर्सी डाले बीन कर रही थी, पर आंखों में एक आंसू नहीं था। जब इन दोनों के जनाजे एक साथ उठाए गए तो निगत ने रो रो कर फरियाद की कि इनको मैं नहीं दूंगी,
चारपाई पकड़ लेती, बड़ी मुश्किल से उसे हटाया गया तो वो बेहोश हो गई। रिश्तेदार उसे अस्पताल ले गए, उधर उसको ड्रिप लगा दी गई और जब होश में आती फिर रोती चीखती। डॉक्टर ने उसकी बहुत देखभाल की, नर्स एक देखभाल के लिए मुकर्रर कर दी गई। 2-3 दिन वो अस्पताल में रही। दूसरे दिन बहू ने कुल करवा कर सब रिश्तेदारों को कह दिया कि आप लोग भी मसरूफ हैं और हम लोग भी, इसलिए 40वां आज ही होगा। सब चले गए। भाई डॉक्टर से फोन करके बहन का हाल पूछ लेता। उधर वो बहुत मसरूफ था, कभी रोता तो दादी तसल्ली देती, बीवी तो उससे कामों में लगाए रखती। डॉक्टर अंकल उसे अपने घर ले गए कि अभी तुम घर ना जाओ, तुम्हारा गम का जख्म अभी ताजा है, घर में जाओगी वालिदैन नजर नहीं आएंगे तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर अंकल इसके वालिद के दोस्त थे, इनकी बीवी और वो अकेले रहते थे। इनके बच्चे बाहर मुल्कों में शादियां करके उधर रहते थे। डॉक्टर की बीवी ने निकत को बहुत सहारा दिया, उसको काफी हद तक बहला लिया। वो जब घर गई तो दादी से मिलकर बहुत रोई। भाई ने प्यार से तसल्ली दी और चुप कराया। इसकी बीवी ने मुंह बनाकर कहा कि ये क्या मुसीबत है, घर में हर वक्त मातों वाला माहौल रहेगा, इसे कहीं रोना हो तो अकेले कमरे में जाकर रो ले, घर का माहौल खराब ना करे, मेरी तबीयत पहले ही खराब है, मैं हामला हूँ। दादी एक दिन निगहत से बोली, बेटी तू किसी अस्पताल में चली जाए, इधर ये तेरी भाभी खुलकर सांस भी ना लेने देगी। मैं कोसती हूँ उस वक्त को जब इस मनहूस को ब्याह कर लाई। भाभी ने इत्तेफाक से सुन लिया और भाई ने भी चंद आखिरी अल्फाज सुन लिए कि दोनों की भाभी ने वो बेइज्जती की। साथ निगहत का भाई भी बोलने लगा और नाराज होकर चला गया। निगहत के साथ भाभी और भाई बुरा सलूक करने लगे। दादी बीमार रहने लगी। निगहत ने डॉक्टर अंकल को फोन करके बताया कि दादी बीमार है, वो इन्हें एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल लेके। भाभी ने निगहत को बहुत जलील किया कि हमें सबके सामने जलील करवाना चाहती हो, कि लोगों को बताती फिरती हो। निगहत ने दबे लफ्जों में कहा कि भाई को बताया तो था। ये सुनते ही भाभी ने रखकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा कि वो दूर जाकर गिरी। निगहत मुश्किल उठकर गमज़दा कदमों से चलती अपने कमरे में गई और जाकर नढाल सी होकर रोने लगी। अपने वालिद को याद करके फरियाद करने लगी कि आपकी लाडली को कभी फूल भी नहीं मारा था, आज दुनिया उसे किस तरह मार रही है। भाभी कमरे में आकर चलाने लगी, ये मजलूमियत का रोना कब तक रोती रहोगी, तुमने जीना हराम किया हुआ है, रो रो कर नहूसत फैला रखी है, ना खुद खुश रहती हो ना हमें रहने देती हो। सबके वालिदैन मरते हैं, क्या वो इसी तरह हर वक्त घर में शोक फैलाए रखते हैं? नॉर्मल हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, पहले ही मेरी तबीयत सख्त खराब है। इसको बालों से पकड़कर उठाते हुए बोली, खबरदार जो भाई या किसी को बताने की कोशिश की। वो दर्द से चिल्लाई क्योंकि भाई ने उसके बालों को जोर से खींचा हुआ था। वो तड़पते हुए बोली, नहीं बताऊंगी। थोड़ी देर बाद दादी के मरने की खबर आ गई। सारे रिश्तेदार जमा होना शुरू हो गए। निगहत बेआवाज रो रही थी। सबने निगहत को तसल्ली देना शुरू की और बहुत अफसोस करने लगे कि बाप की लाडली आज दादी को भी खो बैठी है। जब जनाजा उठाने लगे तो निगहत ने चारपाई पकड़कर धाई दी कि मैं अपनी दादी को नहीं जाने दूंगी। भाभी करीब आई और उसे पकड़कर प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोली, मेरी जान, ये सब तो अभी वापस चले जाएंगे, तो हम है ना तुम्हारे अपने, मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती, बस मत रो, सब्र कर, आज आ तुझे कमरे में लेटा दूं तो आराम कर। फिर मुलाजमत से बोली, दूध का गिलास गर्म करके लाओ, साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी ले आओ। सबके सामने उसको बिस्किट और दूध का गिलास पिलाकर नींद की गोली खिला दी कि वैसे ही रात भर रो रो कर तंग करेगी, ये ना हो कि भाई भी पिघल जाए। डॉक्टर अंकल की बीवी ने उससे कहा कि चलो आज हमारे घर चलो। भाभी झट बोली, अंकल हम है ना इसका ख्याल रखने के लिए। निगहत ने भी डर कर जाने से इनकार कर दिया, मगर अंकल ना माने और बोले, पहले भी रही थी तो काफी बहल गई थी। जबरदस्ती वो लोग ले गए और निगहत नींद की गोली खाकर नढाल सी थी, जाते ही सो गई। डॉक्टर ने रोते हुए बीवी से कहा, ये मेरे दोस्त की बहुत लाडली थी, आज इसकी लाड उठाने वाला कोई भी नहीं रहा, चंद दिन वो इधर ही रही तो बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर अंकल ने कहा कि तुम जॉब कर लो ताकि तुम्हारा दिल लगा रहे। भाई उसे बीवी के कहने पर लेने आ गया। डॉक्टर ने कहा कि जब भी जॉब की वैकेंसी आई मैं तुमको बता दूंगा, बेहतर है जॉब कर लो ताकि दिल लगा रहे। जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता घर में सबकी यादें उसको रुलाती रहेंगी। भाई उसे देखकर उसे गले लगाकर बोला, चलो अपने घर, तुम्हारी भाभी शिद्दत से तुम्हारी राह तक रही है। वो कुछ खौफजदा सी हो गई, फिर सोचा ऐसे डर डर कर कब तक जिएगी। वो भाई के साथ जब घर पहुंची तो भाभी बड़े जोश से गले लगाकर मिली। भाई के सामने भाभी निगहत को खाने पीने का पूछती, वैसे उसको खाने का ना पूछती। वो ब्रेड वगैरह ही खाकर नीमको चिप्स पर गुजारा करती। भाभी ने उसको जेब खर्ची कभी ना दी। वही रकम थी जो इसके पास पड़ी थी। उसने देखा भाभी ने उसके कमरे में खुफिया कैमरे लगा दिया है। वो मोहतात होगी, माँ के दिए हुए थैले का ख्याल आता, मगर वो कैसे खोलती। उसने डॉक्टर अंकल को मैसेज करके तकिए के बारे में और भाभी के बारे में सब बता दिया। भाभी उसके कमरे में आई और मोबाइल चेक करके कहने लगी, निगहत ने सब कुछ डिलीट कर दिए थे। भाभी ने मोबाइल पकड़कर मुतमईन
मुतमईन हो गई। फिर तसल्ली से बैठकर पूछने लगी कि तुम्हारी माँ के जेवरात वगैरह किधर हैं? मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ मगर नहीं मिले। उसने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मुझे तो वैसे भी इन चीजों में दिलचस्पी नहीं थी। वो बोली, चलो वो बात का मामला है, तुम्हें बताना था कि मैंने अपने भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वो हक्का बक्का देखने लगी। भाभी बोली, इनकार मत करना, फायदा कुछ नहीं होगा। वो यकदम बोली, मैं क्यों इनकार करूंगी? आपका भाई मुझे वैसे भी पसंद था मगर शर्म से बता नहीं सकी। आपने तो मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। वो हैरत से बोली, सच कह रही हो निकत? वो झट बोली, शादी का सूट मैं रेड पहनूंगी क्योंकि दुल्हन रेड कलर में ही अच्छी लगती है। वो खुश होकर बोली, ठीक है मेरी जान। दूसरे दिन उसके घर वाले आए और उसे अंगूठी पहना गए। लड़के ने अभी बाहर से आना था। उसने डॉक्टर अंकल को बता दिया और वहां से निकलने का कहा। वो अगले दिन बीवी के साथ मिठाई वगैरह लेकर आए कि निकत की मंगनी की है, हमें नहीं पूछा। अब शादी में कोई भी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक कहना। निकत से बोले, बेटा चलो एक दिन हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बाजार से तुम्हारी पसंद का गिफ्ट लेकर देना चाहते हैं। वो बोली, अंकल इसकी क्या जरूरत है? वो बोले, तुम हमारी बहुत लाडली हो, जैसे बाप की थी, अब इनकार मत करना। वो आह भरकर कहने लगी, ठीक है। इसकी बीवी बोली, एक तजवीज है, अगर इसे हम अपने घर से रुखसत करें तो कैसा है? भाभी ने मना किया तो डॉक्टर साहब की बीवी निकत के भाई से बोली, इधर रहेगी तो शादी होने तक इसे सबकी याद सताती रहेगी। आपने शॉपिंग पर ले जाना हो तो इधर ही से ले जाएं और इधर ही छोड़ दिया करना। भाभी बोली, नहीं, एक दिन के लिए ही काफी है। निकत बोली, डॉक्टर अंकल मुझे इधर ही रहने दे, मैं बस एक दिन के लिए आपके साथ चलूंगी। वो बोले, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। भाभी चाय के लिए किचन में गई तो निकत ने जल्दी से बैग में चंद कपड़े और अपने जरूरी कागजात डाले और तकिया भी उठाकर बोली, चले अंकल। वो बोले, बेटा ये तकिया किस लिए? वो बोली, अंकल आके घर तकिए से मेरी गर्दन थक जाती है, कल वापस ले आऊंगी। वो हंसकर बोले, ठीक है, गाड़ी में सामान रखवा दो। भाभी मुलाजमा के साथ चाय ले आई। निकत ने सामान रखवा कर गाड़ी लॉक करके चाबी अंकल को दे दी। चाय पीकर वो लोग पहुंचे तो अगले दिन ही उसे नौकरी मिल गई और उसी दिन डॉक्टर साहब की बीवी को बाहर मुल्क जाना पड़ गया। उनकी बेटी की प्रेगनेंसी शुरू थी। इसकी तबीयत खराब थी। निकत ने तकिया खोलकर थैला निकाला तो उसमें उसकी माँ के जेवरात थे। उसने डॉक्टर अंकल की मदद से वो बैंक में रखवा दिए। भाई अगले दिन लेने आया तो निकत ने भाभी के जुल्म की दास्तान सुनाई और शादी से इनकार कर दिया। भाई बहुत हैरान हुआ। निकत ने कहा कि इसने इधर नौकरी कर ली है। भाई जब घर पहुंचा, बीवी को गुस्से से सब बात बताई। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी कि अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो ऐसे बदनाम तो ना करती, झूठे इल्जाम तो ना लगाती। वो अपने वालिदैन की झूठी कस्में खाने लग पड़ी। फिर उसने निकत पर इल्जाम लगा दिया कि उसका डॉक्टर अंकल से चक्कर चल रहा है। इनकी बीवी भी मौजूद नहीं, फिर भी वो उधर रह रही है। भाई ने उससे मरना जीना खत्म कर लिया। निकत ने तंग आकर अपनी ट्रांसफर पहाड़ी इलाके में करा ली। वहाँ गाँव के लोगों में से अस्पताल में रात की ड्यूटी कोई नहीं देता था क्योंकि वहाँ जन्नत का बसेरा था। निकत ने कहा, इंसानों से बढ़कर तंग करने वाले नहीं होंगे। उसने बगैर डरे उधर ड्यूटी देनी शुरू कर दी। कुछ भी ऐसा ना हुआ। वहाँ का बड़ा डॉक्टर उसे पसंद करने लगा। उसने उसे प्रपोज किया तो निकत ने सोचा कि वो वैसे भी अच्छे इंसान है, इसका बहुत ख्याल रखती है। अगर मैं इनसे शादी कर लूं तो डॉक्टर अंकल का इल्जाम मुझसे उतर जाएगा। उसने इकरार किया तो डॉक्टर साहब ने बहुत खुशी में कहा कि मेरी फैमिली चंद दिनों तक आएगी। उन्होंने भी आपको बहुत पसंद किया है और मेरे वालिदैन और बहन भाई सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। निकत ने डॉक्टर अंकल को इस रिश्ते का बताया तो वो बहुत खुश हुए और मुबारकबाद दी। निकत ऑपरेशन थिएटर गई तो अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब अंदर पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां तो उसका बड़ा भाई खड़ा था। वो निकत से माफी मांगने लगा कि मुझे तुम्हारे रिश्ते का पता चला है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बीवी की बातों में आकर गलत समझा। निकत ने भाभी का पूछा तो वो नफरत से बोला, वो लालची औरत थी, मेरा सब कुछ हथियाना चाहती थी। जब मैंने देने से इनकार किया तो तलाक मांगने लगी और मैंने भी दे दी। वो घर गई तो उसके वालिदैन का एक्सीडेंट हो गया, दोनों फोत हो गए। अब भाई भाभी की नुकरानी बनी हुई है और मेरा बच्चा पहले ही उसने जाया करवा लिया था। मैंने फिर एक गरीब और शरीफ लड़की से निकाह कर लिया है जो ऑफिस में काम करती थी। अब तुम घर चलो, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें अपने घर से इज्जत से धूमधाम से रुखसत करूंगा और जितना जायदाद में तुम्हारा हिस्सा बनता है वो भी दूंगा। निकत भागकर भाई के गले लग गई। दोनों रोने लगे। डॉक्टर इमरान ने दोनों को तसल्ली दी। निकत घर वापस आई तो देखा जो लड़की उसकी भाभी थी वो उसकी क्लास फेलो थी। इनकी दोस्ती तो ना थी मगर वो इसे जानती थी कि वो अच्छी लड़की थी। निकत उससे बहुत खुश हुई। उसने बताया कि उसके वालिद का बिजनेस खत्म हो गया था जिसकी वजह से वो आगे ना पढ़ सकी। भाभी उसका बहुत ख्याल रखती। निकत अपने रूम में आकर शिद्दत से रोई। अम्मी अब्बू को सारे घर में आवाज़ें देती और रोती रहती। कमरे में जाकर भी रोती रहती। भाभी उसका दिल बहलाने की कोशिश करती, उसके खाने पीने का ख्याल रखती। निकत की शादी की तैयारियां जोरों शोर से कर रखी थी। उसके भाई ने जायदाद में उसे शरी हिस्सा उसके नाम कर दिया था। डॉक्टर अंकल की बीवी आ चुकी थी और निकत के पास माँ बनकर रह रही
रही थी। डॉक्टर अंकल निगत के भाई के साथ शादी में पूरी मदद कर रहे थे। निगत के ससुराल वाले उसे मंगनी की अंगूठी पहना गए थे। वो सभी बहुत अच्छे थे। उनको भी निगत बहुत पसंद आई थी क्योंकि इनका बेटा किसी से भी शादी पर राजी ना था। घर वालों ने शुक्र किया कि किसी से तो वो शादी पर राजी हुआ। शादी वाले दिन निगत बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब उसके दूल्हे की भी तारीफ कर रहे थे। निगत को भाभी का फोन आ गया। वो उससे रो रो कर बहुत माफिया मांग रही थी। वो कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं इसकी सजा पा रही हूँ। निगत ने उसे फोन पर तसल्ली देते हुए कहा कि मैंने आपको माफ किया, अल्लाह आपको माफ करे। उसने बहुत शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। निगत का ससुराल में एक शहजादी की तरह वेलकम किया गया। सब उसको बहुत इज्जत और प्यार दे रहे थे। निगत अपनी किस्मत पर शादमान थी और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि ससुराल में ना सिर्फ शोहर बहुत अच्छे हैं बल्कि सास ससुर वालिदैन की तरह चाहते हैं और जेठ जेठानियां छोटी बहनों की तरह प्यार करते हैं। निगत ने जितनी जिंदगी में गम देखे इस पर उससे सब्र किया तो उसे अल्लाह ताला ने सिला दिया और एक प्यारी सी बेटी अता की। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।